वीडियो में हम मानव के तंत्रिका तंत्र के बारे में समझेंगे। तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र दोनों तंत्र एक साथ काम करते हैं। वैसे तो मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले सभी तंत्र एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठा करके काम करते हैं। जिस प्रकार से कोई मोटर गाड़ी है, उसमें सभी अलग अलग जो पार्ट्स हैं उसके सबका अलग अलग काम है और वो सब एक साथ काम करते हैं, तभी वो गाड़ी चलती है। ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, ये जो तंत्र है, इन सबको नियंत्रित करने वाला जो तंत्र है वो है तंत्रिका तंत्र। ठीक है। और तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र दोनों मिलकर के मानव शरीर को नियंत्रित भी करते हैं और अन्य तंत्रों में सामंजस्य स्थापित करते हैं। तो यहाँ हम पहले इन दोनों के बारे में कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। मनुष्य के विभिन्न अंग आपस में एक दूसरे के परस्पर सहयोग व समन्वय के साथ कार्य करते हैं। अभी बताया था अपन ने, सारे अंग जो है वो एक दूसरे के साथ में समन्वय स्थापित करते हैं, एक दूसरे के साथ सहयोग से काम करते हैं। यह तारतम्य अंगों एवं अंग तंत्रों की क्रियाओं के लिए परमावश्यक है, जरूरी भी है। कोई भी अंग तंत्र स्वतंत्र रूप से योग्य कार्य नहीं कर सकता, यथा योग्य कार्य नहीं कर सकता। यानी कोई भी अंग, जैसे पाचन तंत्र है, वो अकेला काम नहीं कर सकता, श्वसन तंत्र अकेला काम नहीं कर सकता। ठीक है। वो अन्य अंगों के साथ में सामंजस्य स्थापित करता है या फिर उन जैसे तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में काम करता है। अंग तंत्रों के आपस में समन्वय हेतु शरीर में विशेष तंत्र कार्य करता है, इसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। यानी कि तंत्रिका तंत्र जो है ये अंगों को, अन्य जो अंग उनके तंत्र हैं उनको नियंत्रित करने का भी काम करता है। विभिन्न तंत्रों में समन्वय को बेहतर ढंग से स्थापित करने हेतु मानव शरीर में एक अन्य तंत्र, जिसे अंतःस्रावी तंत्र भी कहा जाता है, कार्य करता है। अपने क्या बताया, ये दो तंत्र हैं, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र का मतलब है हार्मोन्स, ग्रंथियां। हमारे शरीर में जो ग्रंथियां हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी ग्रंथि हैं, शरीर में कहाँ कहाँ पाई जाती हैं और कौन कौन सी हार्मोन स्रावित करती हैं, हार्मोन की कमी से और हार्मोन की अधिकता से क्या क्या रोग होते हैं, वो अपन आगे पढ़ेंगे। तो ये दोनों तंत्र आपस में मिलकर के समन्वय स्थापित करते हैं। तंत्रिका तंत्र की सभी कोशिकाओं के कार्यों का नियंत्रण नहीं कर सकता है, यानी कि तंत्रिका तंत्र सभी कोशिकाओं पर कंट्रोल नहीं कर सकता। ऐसे में कुछ कार्य अंतःस्रावी तंत्र द्वारा स्थापित किए जाते हैं, संपादित किए जाते हैं। यानी कि अंतःस्रावी तंत्र जो ग्रंथियां हैं वो ये काम करती हैं। अंतःस्रावी तंत्र में कई नलिका विहीन ग्रंथियां, देखिएगा ये जो ग्रंथियां ये कैसी है, नलिका विहीन है। ठीक है। ग्रंथि, जैसे मान लीजिए ग्रंथि है, ये ग्रंथि सीधे ही अपने हार्मोन को रक्त में छोड़ देती है। यहाँ ग्रंथि से रक्त में ले जाने के लिए कोई नलिका नहीं पाई जाती है, किसी प्रकार की नलिका नहीं होती है ना, इसीलिए इसको नलिका विहीन ग्रंथि भी कहते हैं। ये हार्मोन स्रावित करती हैं, स्रावित करने का मतलब छोड़ना। ये हार्मोन एक संदेश वाहक का कार्य करते हैं, यानी कि ये संदेश कोशिकाओं तक लेके जाते हैं तथा विभिन्न अंगों के क्रियाकलापों को नियंत्रित करते हैं। उपरोक्त दोनों तंत्र कौन कौन से, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, वातावरण के अनुसार प्राप्त जानकारी व संवेदनाओं को विभिन्न अंगों तक पहुंचाने, प्रतिक्रिया करने और विभिन्न अंगों के मध्य सामंजस्य बिठाने का काम करते हैं। अब देखिए यहाँ एक नंबर का छोटा क्वेश्चन बनता है कि मानव शरीर के ऐसे कौन से दो तंत्र हैं जो विभिन्न अंगों तक संदेश पहुंचाने, प्रतिक्रिया करने, है ना, और विभिन्न अंगों के मध्य सामंजस्य बिठाने का काम करते हैं। तो दोनों तंत्र कौन कौन से हैं, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। ये दोनों मानव शरीर के अन्य तंत्रों पर नियंत्रण करते हैं और आपस में तंत्रों के मध्य सामंजस्य स्थापित करते हैं। चलिए फिर अपन आज बात करेंगे मानव का तंत्रिका तंत्र। ठीक है, आज के वीडियो में हम तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे, अगले के अंदर अंतःस्रावी तंत्र समझेंगे। मानव तंत्रिका तंत्र एक ऐसा तंत्र है जो अंगों व वातावरण के मध्य तथा विभिन्न अंगों के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है। जैसे मान लीजिए अपना कोई हाथ या पैर का अंगूठा या अंगुली है, वो किसी नुकीली वस्तु को छूती है या कोई नुकीली वस्तु चुभ जाती है तो हमें तुरंत दर्द होता है और हम वहां से अपना हाथ या पैर हटा लेते हैं। तो ये जो बाहर का जो वातावरण है, जैसे सर्दी लगना, गर्मी लगना, ठीक है, तो ये बाहर के वातावरण के साथ में सामंजस्य स्थापित करता है कौन, मानव का तंत्रिका तंत्र। ठीक है। और शरीर के जो अंग हैं उनके साथ में भी सामंजस्य स्थापित करता है तंत्रिका तंत्र के द्वारा। तो देखिए यहाँ अपने
एक डायग्राम में दिया गया है। तंत्रिका तंत्र के दो भाग हैं, एक तो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर आता है मस्तिष्क, मस्तिष्क जो अपने सर के अंदर यहाँ, ठीक है ना, ये मस्तिष्क ये। दूसरा आता है मेरुरज्जु, मेरुरज्जु ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो है ये भाग, ये मेरुरज्जु वाला भाग, ठीक है, जो कि रीढ़ की हड्डी के तरफ पाया जाता है। अपने गले में जो यहाँ पर जो रीढ़ की हड्डी है ना, ये यहाँ रीढ़ की हड्डी में ये बहुत सारी अस्थियां यहाँ एक साथ जुड़ी हुई से पाई जाती हैं। तो इनके मध्य ये यहाँ पर ये मेरुरज्जु है। तो ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है। दूसरा तंत्र है परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय यानी कि ये जो तंत्रिका है, जो यहाँ रीढ़ की हड्डियों के अंदर है तंत्रिका, ये बाहर इस प्रकार से निकल रही हैं, ठीक है ना, इन्हें जो कहते हैं गुच्छिकाएं। और ये जो शरीर के अंदर त्वचा के नीचे, हाथ में, पैर में, सब जगह फैली हुई हैं, ये तंत्रिकाएं। तो इस प्रकार से परिधीय के दो भाग हैं। चलिए अपन आगे देखते हैं क्या लिखा है। तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, कौन कौन से? केंद्रीय और परिधीय, ठीक है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मुख्य रूप से मस्तिष्क और मेरुरज्जु आते हैं, अभी अपने ऊपर पढ़ा था, ठीक है। केंद्रीय में क्या आते हैं? मस्तिष्क और मेरुरज्जु, तथा इसमें निकलने वाली तंत्रिका कोशिकाएं शामिल होती हैं, यानी कि इनसे और जो कोशिकाएं निकलती हैं वो भी शामिल हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र में दो प्रकार की तंत्रिकाओं से मिलकर बनती हैं। ये परिधीय जो तंत्रिकाएं हैं, ये दो प्रकार की तंत्रिका होती हैं। देखिएगा, जैसे ये अपना हाथ की अंगुली है, तो यहाँ अपने जो ही कोई अपन गर्म वस्तु को छूते हैं, मान लीजिए यहाँ कोई गर्म वस्तु है और अपनी अंगुली वहां पर गर्म वस्तु के ऊपर जो ही रखते हैं, तो पहले ये संदेश लेकर के कहाँ जाएगा? ये मेरुरज्जु से अपने मस्तिष्क के पास जाएगा, ठीक है। और ये मस्तिष्क से वापस संदेश आएगा, ठीक है ना, अपने इस अंग तक। ये जो अंग यानी कि अपनी जो त्वचा है, वो त्वचा क्या एक संवेदी अंग है, ठीक है, संवेदना ग्रहण करती है, ठंड, सर्दी, गर्मी, है ना, ये तो ये संवेदी अंग है। तो एक तंत्रिका संदेश को मस्तिष्क तक ले जाती है, दूसरी तंत्रिका संदेश को वापस उस प्रभावित अंग तक लाती है। तो दो प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं होगी, ठीक है। तो कौन कौन सी बता रहा है? परिधीय तंत्रिका तंत्र में दो प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं, एक तो संवेदी, जो संदेश को अंग से लेकर के, जैसे मान लीजिए अपना हाथ है, ये हाथ की अंगुलियां है, यहां से लेकर के संदेश को मस्तिष्क तक लेके जाएंगी, ठीक है। ऐसी तंत्रिकाएं जो उद्दीपनों, इसे अपन उद्दीपन कहेंगे। जैसे अपन ने किसी गर्म वस्तु को छुआ या ठंडी वस्तु को छू लिया या नुकीली वस्तु अपने यहाँ चुभ गई, तो वो हमारे लिए उद्दीपन है। या हमारी आंखें जो है, आंखों में प्रकाश आ रहा है, हम कान से सुन रहे हैं, तो हमारे जो संवेदी अंग है जो बाहर से ग्रहण करते हैं, वो सब उद्दीपन कहलाते हैं, ठीक है। संवेदी अंग कौन कौन से हैं? जिह्वा, जीभ, जो कि स्वाद का ज्ञान करवाती है, ठीक है। हमारी आंखें, जो कि प्रकाश और अंधकार का तथा रंगों का ज्ञान करवाती है। फिर त्वचा, जो कि हमारा शरीर जो है उसके ताप नियंत्रण का भी काम करती है, सर्दी गर्मी, है ना, प्रकाश, इन सब का ज्ञान करवाती है। और फिर अपनाता है कर्ण, कान, जो कि सुनने और शरीर का संतुलन बनाने का काम करता है। और नाक, नाक है वो गंध का ज्ञान करवाता है। तो इस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर 5 प्रमुख संवेदी अंग पाए जाते हैं, जिन्हें ज्ञानेंद्रियां भी कहते हैं। तो ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ये बाहर से क्या ग्रहण करती हैं? उद्दीपन ग्रहण करती हैं, सूचनाएं ग्रहण करती हैं, उन्हें पर उद्दीपन कहते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये तंत्रिकाएं जो है उद्दीपनों को उत्तकों या अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तक ले जाती हैं। केंद्रीय तंत्रिका यानी कि मस्तिष्क तक लेके जाती हैं, ठीक है। केंद्रीय का नाम जब भी आए तो मेरुरज्जु और मस्तिष्क की बात की जा रही है। दूसरी कौन सी है? प्रेरक या अफवाही, जो संदेश को वापस मस्तिष्क से वापस उस हाथ तक लेके आएंगी, ठीक है ना, ये प्रेरक कहलाएंगी। तो क्या लिखा है प्रेरक में? ऐसी तंत्रिकाएं जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से यानी कि मस्तिष्क से, है ना, नियामक उद्दीपनों को संबंधित अंगों तक पहुंचाती हैं, यानी कि जो हाथ पैर जहां संदेश अपन ने ग्रहण किया था, उद्दीपन ग्रहण किया था, उस अंग तक लेके जाएंगी। कार्यात्मक रूप से परिधीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग होते हैं। अब ये जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है उसके भी दो भाग हैं, कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो देखिए अपन यहाँ एक रेखा चित्र बना हुआ है, हमें ये रेखा चित्र अगर समझ में आ गया तो इसका मतलब हम ये समझ जाएंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। इस रेखा चित्र के अंदर ये जो सब बातें जो दी गई हैं पढ़ेंगे अपन। तंत्रिका तंत्र के दो भाग हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्र में आते हैं मेरुरज्जु और दूसरा मस्तिष्क, ठीक है, जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है मस्तिष्क वाला। इस पाठ में अपन को पता है कि एक बड़ा प्रश्न आएगा 5 नंबर का, जिसमें 3 नंबर का वर्णन और 2 नंबर का चित्र है। तो ये मस्तिष्क वाला जो है ये इंपॉर्टेंट बनता है। इसके चित्र आपको रफ कॉपी में बार बार बना के प्रैक्टिस करनी है और इसके जो भाग हैं उनका वर्णन आपको याद करना है। मस्तिष्क को भी 3 भागों में बांट दिया। अगर मस्तिष्क जो अपने आगे का जो भाग है, ठीक है ना, ये
मध्य मस्तिष्क बीच का भाग और पश्च मस्तिष्क पिछला भाग। तो यहाँ इसकी अपन बात करेंगे। दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय के अंदर कायिक तंत्रिका और स्वायत्त तंत्रिका। ठीक है, स्वायत्त को फिर दो भागों में बांट दिया, अनुकंपी और परानुकंपी। ये अपन आगे देखेंगे। तो हमें पहले ये इसके बारे में पूरा ये ध्यान होना चाहिए कि ये किस प्रकार से इसका विभाजन किया गया है। तो इसको अपने इस प्रकार से समझा। आगे देखते अपन बात करते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की बात करेंगे। पहले केंद्रीय में कौन कौन से भाग आएंगे, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। ठीक है ना, मस्तिष्क और मेरुरज्जु की बात करेंगे और उनसे निकलने वाली तंत्रिकाएं। तो हम मुख्य बात करेंगे मस्तिष्क की पहले, फिर करेंगे मेरुरज्जु की बात। तो चलिए जो बड़ा क्वेश्चन बनता है अपना मस्तिष्क वाला, वो अपन समझ रहे हैं। तो सबसे पहले ऊपर ब्रेन, जिसे अपन अंग्रेजी में ब्रेन कहते हैं, मस्तिष्क कहते हैं। मानव मस्तिष्क शरीर का एक केंद्रीय अंग है। ठीक है, जो सूचना विनिमय व आदेश व नियंत्रण का कार्य करता है। जब ये हमारा जो मस्तिष्क है वो बाहर की जो सूचनाएं हैं उनको ग्रहण करता है, उनका विनिमय है ना, तर्क शक्ति का काम, ये सारे काम करता है, वापस आदेश देता है कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आपके कानों के द्वारा वो आपके मस्तिष्क तक आवाज पहुंच रही है और आप उस बात को समझ रहे हैं। तो ये काम कौन कर रहा है, मस्तिष्क कर रहा है। ठीक है, और शरीर पर नियंत्रण का काम भी मस्तिष्क करता है। मस्तिष्क के विभिन्न कार्य कलापों जैसे तापमान का नियंत्रण, ठीक है ना, और मानव का व्यवहार, अपना जो स्वभाव है, ठीक है, उसका नियंत्रण, रुधिर परिसंचरण का नियंत्रण, श्वसन, देखना, सुनना, बोलना और ग्रंथियों के स्त्रावण, ग्रंथियां जो हार्मोन छोड़ेंगी उनका आदि का नियंत्रण करता है। अब ये तो पूरे मस्तिष्क के कार्यों की बात होगी एक साथ, यानी कि मस्तिष्क के क्या क्या कार्य हैं एक साथ इसने बताया। अपन जो मस्तिष्क के अलग अलग भाग है, जो अलग अलग अंग है मस्तिष्क के, है ना, तीन भाग है, अग्र मस्तिष्क, मध्य और पश्च मस्तिष्क, फिर उनके भी और भाग हैं, उन सब के अंदर पढ़ेंगे कि किसका क्या काम है। ठीक है, तो चलिए अपन देखते हैं। यह करीब 1.5 किलो यानी कि 1.5 किलो, ठीक है, वजन का शरीर का सर्वाधिक जटिल अंग है, सबसे ज्यादा जटिल अंग है। यानी कि मस्तिष्क को अब तक वैज्ञानिक जो है वो ठीक प्रकार से समझ नहीं पाए हैं कि मस्तिष्क कैसे काम करता है। तो ये लगभग 1.5 किलो वजन का होता है, जो हमारी खोपड़ी में होता है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, जो खोपड़ी के द्वारा सुरक्षित होता है, यानी कि इसके बाहर क्या है, खोपड़ी है, यानी कि हड्डियां है अपनी, है ना, ये हड्डियों के अंदर सुरक्षित है। मस्तिष्क के आवरण के बीच एक खांच की तरह का द्रव्य जिसे मस्तिष्क मेरुद्रव्य कहते हैं पाया जाता है। अब देखिए मस्तिष्क जो है, इसके बाहर तो क्या है, ये तो हड्डियां है, मान लीजिए मैंने बताया है ना, ये तो हड्डी, अस्थि, जिसको अस्थि कहेंगे ये। अब यहाँ पर इस हड्डियों के नीचे यहाँ पर तीन परत होती हैं। ठीक है, तीन स्तर होते हैं। मैंने जैसे बना दिया एक चित्र, दूसरा और तीसरा। देखिए ये तो बनाया मैंने, मान लीजिए हड्डियों वाला, ठीक है, ये तो अस्थि है। फिर यहाँ पर एक परत और फिर दूसरी परत और उसके नीचे तीसरी परत, यानी कि तीन लेयर होती हैं। इनके नाम है एरेक्नोइड, पायामीटर और ड्यूरामीटर। ठीक है, बाहर होता है ड्यूरामीटर, फिर एरेक्नोइड और फिर पायामीटर। ठीक है, ये क्रम क्रम याद कर लीजिए। सबसे बाहर कौन सी होती है, ड्यूरामीटर, उसके अंदर बीच में एरेक्नोइड, सबसे अंदर पायामीटर। ठीक है, तो ड्यूरामीटर, अरेक्नोइड और पायामीटर, ये क्रम है, ये इसे याद कीजिएगा आप, है ना। सबसे बाहर वाला पहले अपन पढ़ेंगे ड्यूरामीटर, फिर अरेक्नोइड, फिर पायामीटर। तो यहाँ पर इनके बीच में जो तरल पदार्थ भरा होता है पायामीटर और अरेक्नोइड के बीच में, इसका नाम है मस्तिष्क मेरुद्रव्य। ठीक है, एक तरल पदार्थ भरा होता है द्रव्य, उसकी बात कर रहा है। अब ये बता रहा है मस्तिष्क को तीन भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से हैं, देखिए पहले अपन बता दें। पहले तो है अग्र मस्तिष्क। ठीक है, अग्र मस्तिष्क, जैसे ये प्रमस्तिष्क और ये थैलेमस और ये हाइपोथैलेमस, ये थैलेमस तो दिख रहा है, और ये हाइपोथैलेमस और ये प्रमस्तिष्क, ये पूरा ये प्रमस्तिष्क है, ये ना, ये इतना, ये तो ये प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये तीनों मिलकर के बनाएंगे अग्र मस्तिष्क। यानी पूरा जो मस्तिष्क है उसका अधिकांश भाग तो अग्र मस्तिष्क ने कवर कर लिया। अग्र मस्तिष्क कहाँ, जैसे अपनी जो आंखें ना वो यहाँ है, अपनी दोनों आंखें, आगे का जो भाग है ना, ये भाग अपने नाक के ऊपर का जो भाग है आगे का, खोपड़ी का आगे का भाग, ये अग्र मस्तिष्क है। अग्र का मतलब आगे वाला भाग। तो इसमें कौन कौन से भाग हैं, परमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है, फिर दूसरा आएगा मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क जो है, ये मध्य मस्तिष्क, ये रहा है देखो बीच का ये भाग, ये मध्य मस्तिष्क कहलाता है, इतना भाग। ठीक, फिर उसके बाद में अपन पढ़ेंगे तीसरा पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क में देखिए क्या क्या आएगा, एक तो अनुमस्तिष्क, ठीक है ना, एक पोन्स और एक मेडुला ऑब्लिगेटा। ये तीन, देखिए यहाँ पर ये डायग्राम थोड़ा गलत है, ये मध्य मस्तिष्क इसके साथ नहीं है, ये पश्च मस्तिष्क जो है ना, ये पश्च मस्तिष्क में पोन्स आता है
मेडुला ऑब्लिंगेटा और अनुमस्तिष्क, ये 3 आएंगे। ठीक है, ये मध्य मस्तिष्क यहाँ पर ये अकेला ये भाग है, ये भाग मध्य मस्तिष्क का है। तो चलिए अपन यहाँ समझ लिया कि कहाँ कहाँ इनकी स्थिति है। इस चित्र को आपको बार बार अपने कॉपी में बनाना है, क्योंकि 2 नंबर का डायग्राम मानव मस्तिष्क के चित्र, नामांकित चित्र बनाइए, ये ऐसे क्वेश्चन आता है। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। मस्तिष्क को 3 भाग हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। पहले अपन बात करेंगे अग्र मस्तिष्क की। अग्र मस्तिष्क का सबसे आगे का भाग क्या है? प्रमस्तिष्क, दूसरा थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये तीनों मिलकर के अग्र मस्तिष्क का निर्माण करते हैं। और प्रमस्तिष्क मानव का पूरे मस्तिष्क का 80 से 85% भाग है ना। अभी बताया अपन ने कि ये जो अधिकांश भाग है ना, ये परम मस्तिष्क जो है ये पूरा ये कवर कर लेता है। ठीक है, फिर आगे यह मस्तिष्क का वह भाग है जो ज्ञान चेतना, देखिए इंपॉर्टेंट है, ये याद करना है अपन को। यानी कि जो अग्र मस्तिष्क वाला जो भाग है ये क्या काम करता है? ये ज्ञान चेतना सोचने विचारने का कार्य संपादित करता है। यह एक लंबा गहरा विदर परम मस्तिष्क को दाएं और बाएं 2 गोलार्धों में बांटता है। देखिए अपन ने ये तो जो चित्र अपन को दिखाई दे रहा है ये तो साइड से है। ठीक है, जैसे मनुष्य की ये सर है मनुष्य का, ठीक है ना, ये उसकी गर्दन हो गई इस प्रकार से, तो ये ऐसे लिया गया चित्र है। परंतु यहाँ अपन बात करें अपन खोपड़ी को ऊपर से देखें, ठीक है ना, जैसे अपन ऊपर से किसी व्यक्ति खोपड़ी सर को देख रहे हैं, तो उस समय यहाँ इसके जो ये भाग है मस्तिष्क, इसके 2 भाग हैं इस प्रकार से, ये और ये, एक इधर वाला ये भाग मस्तिष्क का, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है? ये कह रहा है कि प्रत्येक गोलार्ध में, यानी कि 2 गोलार्ध हो गए। ठीक है, ये कौन सा? ये बायां और ये दायां, 2 गोलार्ध में विभक्त होता है। किसके द्वारा? एक लंबा गहरा विदर, विदर का मतलब खांच होती है ना, ये बीच में विदर है, ये खांच है। परम मस्तिष्क को दाएं और बाएं 2 गोलार्धों में बांट दिया इसने। ठीक है, प्रत्येक गोलार्ध में धूसर द्रव्य पाया जाता है। प्रत्येक गोलार्ध में क्या होता है? धूसर द्रव्य। धूसर द्रव्य क्या चीज है? एक प्रकार का द्रव्य है, तरल पदार्थ है, जिसका रंग धूसर होता है। धूसर यानी कि राख जैसा, ग्रे कलर, ग्रे का मतलब क्या होता है? राख जैसा कलर। ठीक है, जो वलकुट या कोर्टेक्स, देखिएगा मस्तिष्क जो अपन चित्र है इसके अंदर जो बाहर का जो भाग है ये तो कहलाता है कोर्टेक्स, और बीच का जो भाग है वो कहलाता है मेडुला। तो पहले कोर्टेक्स की बात कर रहा है, और दूसरा जो मेडुला है मध्यांश, उसकी बात करेंगे। हिंदी में कहते हैं वलकुट, अंग्रेजी में कोर्टेक्स, है ना। तो बाहर का भाग तो हमेशा क्या कहलाएगा? बाहर का भाग मस्तिष्क का ये वलकुट या कोर्टेक्स, बीच का जो भाग है अंदर का भाग वो कहलाएगा मध्यांश या मेडुला, मध्यांश या मेडुला। तो ये बता रहा है कि जो धूसर रंग का है, जो बाहर का जो भाग है ना, ये कैसा होता है? ये धूसर कलर का होता है, इसे धूसर द्रव्य भरा होता है इसके अंदर। ठीक है, और जो अंदर का जो भाग है मध्यांश वाला भाग, ये श्वेत होता है। ये कैसा होता है? ये श्वेत होता है। श्वेत यानी कि सफेद रंग का, इसमें तरल पदार्थ भरा होता है। ठीक है, बाहर का भाग जो कॉर्टेक्स वलकुट है वो कैसा होता है? धूसर, और अंदर का भाग कैसा होता है? श्वेत होता है। ठीक है, और अपन जब आगे, ये तो मस्तिष्क की बात कर रहे हैं, अपन आगे क्या पढ़ेंगे? मेरुरज्जु। तो जो मेरुरज्जु है उसके अंदर उल्टा होता है, उसके अंदर का जो भाग है ना वो तो धूसर होता है, और बाहर का भाग जो है वो क्या होता है? वो श्वेत होता है। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर आगे आएगा, उसको देख लेंगे अपन दोबारा। तो ये बात समझ में आ गई? आगे देखिए, चलिए आगे चलते हैं। फिर धूसर द्रव्य में कई तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, यानी कि इसका रंग धूसर क्यों है? ठीक है, इसमें बहुत सारी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, और इनकी अधिकता के कारण इस द्रव्य का रंग धूसर होता है, यानी कि ग्रे कलर का होता है। दोनों गोलार्ध आपस में कार्पस केलोसम की पट्टी द्वारा जुड़े होते हैं। देखिए अभी अपने बात की थी कि एक ये मस्तिष्क का जो भाग है अपना, है ना, इस प्रकार से ये दोनों 2 भाग हो गए मस्तिष्क के। जैसे अपने बीचों बीच है ना, जो मांग निकालते हैं अपन बालों के अंदर, जो महिलाएं जो मांग निकालती हैं बीचों बीच, है ना, तो वो बीच की मांग वाला भाग ये। ठीक है, ये वाला ये अपना क्या हो गया? दायां भाग, और ये मस्तिष्क का बायां भाग। तो इन दोनों गोलार्धों को, इसको गोलार्ध कहेंगे, ठीक है ना, ये बायां गोलार्ध और ये दायां गोलार्ध, इन दोनों गोलार्ध को जोड़ने वाला ये भाग, इसकी बात कर रहा है। आपस में कार्पस केलोसम की पट्टी द्वारा जुड़े होते हैं। प्रमस्तिष्क चारों ओर से थैलेमस से घिरा होता है। थैलेमस संवेदी व प्रेरक संकेतों का केंद्र है। देखो थैलेमस की बात कर रहा है, कहाँ थैलेमस? ये रहा थैलेमस। ठीक है, ये यहाँ ये भाग थैलेमस, और यहाँ उसके नीचे क्या है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, थैलेमस संवेदी प्रेरक तंत्रिका का केंद्र है। अगर मस्तिष्क के डाइनसेफेलोन भाग, जो कि थैलेमस के आधार पर स्थित होता है, यानी कि यहाँ पर अगर मस्तिष्क का एक भाग है डाइनसेफेलोन, ठीक है ना, ये उसकी बात कर रहा है डाइनसेफेलोन की।
पर हाइपोथैलेमस स्थित होता है, वहां क्या होता है, हाइपोथैलेमस क्या है यहाँ पर, ये हाइपोथैलेमस स्थित है। अब देखिए खास बात क्या है कि हाइपोथैलेमस जो है ये क्या काम करता है, ये इसको आपको याद करना है। हाइपोथैलेमस का क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, निद्रा, ताप, थकान, भावना, मनोभावनाओं को व्यक्त आदि का ज्ञान करवाता है। तो आपको याद करना है भूख का ज्ञान, प्यास, भूख और प्यास, ठीक है ना, निद्रा और ताप। तापमान का नियंत्रण, मनुष्य का तापमान कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। इसका नियंत्रण ये हाइपोथैलेमस ही करता है। तो हाइपोथैलेमस के काम क्या हो गए, भूख, प्यास, निद्रा और ताप का ज्ञान करवाना। ठीक है, इसको अच्छी तरह से याद रखिए, 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। फिर है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क ये इसकी इस भाग की बात करेगा, इतना भाग जो नहीं, ये इस इतने भाग की बात है। यह 4 पिंडों में बटा होता है, यानी कि अपने इसको इस प्रकार से कर लिए कि 4 पिंड हैं, ठीक है ना, 2 ऊपर है और 2 नीचे है, मान लीजिए, है ना। ये दो जैसे मान लीजिए यहाँ कर देता हूं मैं, ये 2 पिंड तो ऊपर और ये 2 पिंड मैंने यहाँ नीचे बना दिए, ठीक है। 4 पिंडों में बटा होता है, जो हाइपोथैलेमस तथा पस मस्तिष्क के मध्य होता है। देखिए यहाँ पर ऊपर तो क्या है, इसके हाइपोथैलेमस वाला ये भाग है और नीचे इसका ये पोन्स वाला भाग है। पोन्स किसका भाग है, पस मस्तिष्क का भाग है ना। ये पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा और ये अनुमस्तिष्क, ये पस मस्तिष्क के भाग है, ठीक है। तो यहाँ नीचे तो क्या है, पस मस्तिष्क का भाग पोन्स और ऊपर क्या है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। प्रत्येक पिंड को कोरपुरा क्वाड्रिजेमिन कहा जाता है। देखिए मैंने क्या बताया, 4 पिंड है, 1 पिंड, 2, 3 और 4, ठीक है। प्रत्येक पिंड को क्या कहते हैं, कोरपुरा क्वाड्रिजेमिन। क्लियर। ऊपरी 2 पिंड, अब देखिए ऊपर के दोनों पिंड है ना, ये और ये वाला, ये दोनों पिंड क्या करते हैं, दृष्टि के लिए, यानी कि देखने का, दिखाई देने का काम करते हैं। हम आंखों से जो देख रहे हैं, ये दोनों ऊपरी पिंड काम करते हैं। और निचले दोनों पिंड जो है वो श्रवण के लिए, सुनने का काम। दोनों पिंड नीचे वाले क्या करते हैं, हमारे कान के द्वारा जो ध्वनि ग्रहण की जाती है उसको पहचानने और सुनने का काम नीचे के जो पिंड है वो करते हैं। क्लियर। अब अपन बात करेंगे पस मस्तिष्क की। पस मस्तिष्क यानी कि जो मस्तिष्क का अंतिम जो भाग है, इसमें पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा और अनुमस्तिष्क पढ़ेंगे। ये है भाग अनुमस्तिष्क, ये रहा अनुमस्तिष्क। देखिए ये भाग इतना बड़ा, ये अनुमस्तिष्क, ये है पूरा, ये ठीक है ना, ये अनुमस्तिष्क है। पोन्स, ये भाग जो इस प्रकार से ये फुला हुआ है, ये पोन्स है। तथा मध्यांश, मध्यांश को अंग्रेजी में कहते हैं मेडुला ओब्लांगेटा। तो आप मेडुला ओब्लांगेटा नाम याद कीजिएगा, क्योंकि आगे भी आप जब भी इसका नाम देखो, यहाँ मेडुला ओब्लांगेटा लिखा हुआ है ना, तो यह नाम आपको ये याद करना है। तो ये 3 चीजें होगी। अनुमस्तिष्क मस्तिष्क का मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग है। देखिए अनुमस्तिष्क जो नहीं, सबसे बड़ा भाग तो कौन सा हो गया, ये परमस्तिष्क वाला भाग। अभी पढ़ा था अपने, परमस्तिष्क वाला जो भाग है ये पूरा नहीं है, ये सबसे बड़ा तो परमस्तिष्क होता है। दूसरे नंबर का बड़ा भाग कौन सा है, देखो इतना बड़ा भाग ये अनुमस्तिष्क है, ठीक है। जो ऐच्छिक पेशियों, जैसे हाथ और पैर की पेशियों को नियंत्रित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि हमारे जो ऐच्छिक क्रियाएं, जैसे अपन हाथ पेंसिल से लिख रहे हैं, है ना, हाथ को कोई काम कर रहे हैं, या पैर से अपन चल रहे हैं, अंगुलियों को हिला रहे हैं, तो ये अपने नियंत्रण में है, हमारी इच्छा के अनुसार है। जैसे आपको कहा जाए कि गिलास को उठाइए, तो आप गिलास को पकड़ोगे और उठा लोगे, तो वो अपनी इच्छा के अनुसार है। ऐसी क्रियाएं जो अपनी इच्छा के अनुसार होती हैं वो ऐच्छिक कहलाती हैं, है ना, अपनी इच्छा के अनुसार है, अपने नियंत्रण में है, तो ऐच्छिक। तो ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, अनुमस्तिष्क। क्लियर। क्वेश्चन बनता है कि ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, अनुमस्तिष्क। या उल्टा पूछ लिया जाए कि अनुमस्तिष्क का कोई कार्य लिखिए, ये हमारी ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ऐच्छिक क्रिया जैसे हाथ पैर की पेशियों का काम करना, ठीक है। आगे देखिएगा क्या लिखा है इसमें, दूसरा भाग पोन्स। पोन्स मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ता है। देखिए पोन्स के ऊपर तो क्या है, ये मध्य मस्तिष्क है, नीचे क्या है, मेडुला ऑब्लांगेटा, है ना, जोड़ने का काम करता है। फिर आगे इसमें है मध्यांश। मध्यांश यानी कि मेडुला ऑब्लांगेटा की बात कर रहा है ये, ठीक है। मध्यांश कौन सा, ये भाग नीचे वाला, ये मेडुला ऑब्लांगेटा। ये मध्यांश जो है ये अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अनुमस्तिष्क किसका करता है, ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, और मेडुला ऑब्लांगेटा करता है अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण। अब अनैच्छिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं, देखिए यहाँ पर नीचे दिया भी गया है, कौन कौन सी अनैच्छिक क्रियाएं। हृदय की धड़कन, यानी कि हृदय की धड़कन, जो हृदय स्पंदन हो रहा है वो हमारे नियंत्रण में नहीं है। अपन ऐसा थोड़ी कि रोक, अपन चाहें कि रोक लें फिर शुरू कर दें, है ना। रक्तदाब, बीपी जो है वो भी हमारे नियंत्रण में नहीं है। पाचक रसों का स्त्रावण, जो अपन ने पाचन तंत्र पढ़ा था, ठीक है ना, जो एंजाइम्स हैं, पाचक रस हैं, उनका नियंत्रण भी अपने इच्छा के अनुसार नहीं है। तो ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं, इनका नियंत्रण कौन करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा।
और यह मस्तिष्क का अंतिम भाग है जो मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। देखिए यहाँ पर इसका ये जो भाग आगे का ये रहा, ठीक है, ये मेरुरज्जु वाला भाग नीचे, ये जो अपना केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग थे, ठीक है, मस्तिष्क और दूसरा मेरुरज्जु। अपन ने पूरा मस्तिष्क पढ़ लिया, ऊपर वाला भाग ये पूरा मस्तिष्क, दूसरा भाग मेरुरज्जु आता है। तो यहाँ ये नीचे मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। अब मेरुरज्जु की बात करेंगे। मेरुरज्जु लगभग 5 सेंटीमीटर लंबी होती है। देखिए आपने अभी ऊपर डायग्राम में देखा था, यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है, यानी कि ये भी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो चीजें हैं, तो मस्तिष्क और एक मेरुरज्जु। पहले हमने मस्तिष्क पढ़ा, अब हम बात कर रहे हैं मेरुरज्जु की। पश्च मस्तिष्क मध्यांश के जरिए मेरुरज्जु से जुड़ा होता है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर ये जो मध्यांश यानी कि मेडुला ऑब्लिगेटा, ठीक है, ये पश्च मस्तिष्क का मध्यांश से नीचे क्या जुड़ा होता है, मेरुरज्जु जुड़ा होता है, ये जुड़ा हुआ है यहाँ इसके साथ। ऊपर वाला मध्यांश यानी कि मेडुला ऑब्लिगेटा, नीचे वाला मेरुरज्जु, ठीक है। आगे देखिएगा, मेरुरज्जु एक तंत्रिकीय नाल है जो कशेरुका यानी कि जो रीढ़ की हड्डी के अंदर है, जो अपने इस प्रकार से ये ऊपरी सबसे ऊपर की हड्डी, फिर नीचे वाली ये गर्दन के अंदर है ना, 7 हड्डियां गर्दन में होती हैं, तो इस प्रकार से फिर अपनी वक्ष के अंदर है, ये सारी ये हड्डियां जो है ये कशेरुका कहलाती हैं। ये अंदर से खोखली होती हैं, इनके बीच में यहाँ ये है ना, ये मेरुरज्जु, यहाँ ये मेरुरज्जु इनके बीच में होता है। के मध्य एक तंत्रिकीय नाल है जो सुरक्षित रहता है, ठीक है, यानी कि रीढ़ की हड्डियों के बीच में सुरक्षित रहता है। मस्तिष्क तो कहाँ है, खोपड़ी में ऊपर सुरक्षित, ठीक है, और ये मेरुरज्जु कहाँ है, जो हमारी कशेरुकाएं हैं, ठीक है, उनके अंदर सुरक्षित है। इसके मध्य भाग में एक सक्रिय केंद्रीय नाल होती है। देखिएगा अपन इसको इस प्रकार से रीढ़ की हड्डियों के अंदर ऐसे है, और ये इसके अंदर जो है एक बीच में एक नाल होती है, जैसे नाल मैंने बना दी है एक नली की तरह, ठीक है। क्या बता रहा है, इसके मध्य भाग में एक सक्रिय केंद्रीय नाल होती है जिसके दो स्तर होते हैं, इसमें 2 लेयर होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी, 2 स्तर की मोटी दीवारें घिरी होती हैं। भीतरी स्तर को तो धूसर द्रव है, देखिए मैंने बताया था, जो भीतर का जो भाग है वो तो क्या कहलाता है, इसका धूसर द्रव है, ठीक है, और बाहर का जो भाग है ये क्या कहलाएगा, श्वेत द्रव है, ठीक है, तथा बाहरी स्तर को श्वेत द्रव कहा जाता है। ये इंपोर्टेंट है। मस्तिष्क के अंदर उल्टा था, मस्तिष्क का जो बाहर का जो आवरण था, बाहर वाला वो धूसर था, और बीच वाला अंदर वाला कैसा था, श्वेत। यहाँ पर अंदर वाला कैसा है, भीतरी जो है वो धूसर है, और बाहर वाला श्वेत है, ठीक है। ये अंतर हो गया इन दोनों के अंदर। फिर आगे लिखा है, दूसरा द्रव्य मेरुरज्जु की भीतरी उसके प्रारंभ से अंत तक एक लंबी स्तंभ के रूप में स्थित होता है। अब ये मेरुरज्जु का काम क्या है, मेरुरज्जु मुख्यतः प्रतिवर्ती क्रियाओं के संचालन व नियमन का कार्य करता है। प्रतिवर्ती क्रियाएं कौन से, जो ही अपन किसी वस्तु को छूते हैं, है ना, तुरंत अपना हाथ वहां से हट जाता है, गर्म वस्तु है तो वो उसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया, ठीक है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है। साथ ही मस्तिष्क से प्राप्त तथा मस्तिष्क को जानने वाले आवेगों को भी पथ प्रदान करता है। यानी कि जैसे हमारा ये जो शरीर है, ठीक है, ये मान लीजिए खोपड़ी है, इसमें मस्तिष्क है, ये गर्दन है, ये यहाँ पर मेरुरज्जु है, ठीक है, और ये अपना ये जैसे हाथ है, ठीक, तो यहाँ हाथ से जो संवेदनाएं जा रही हैं वो मेरुरज्जु के पास जाएंगी पहले, और मेरुरज्जु से कहाँ जाएंगे, मस्तिष्क के पास, मस्तिष्क से वापस संदेश कहाँ आएगा, मेरुरज्जु के पास, और मेरुरज्जु से वापस से उस अंग तक आएगा। तो यहाँ पर ये बीच में क्या है, ये मेरुरज्जु, तो ये मेरुरज्जु जो है ये संदेश को मस्तिष्क तक पहुंचाने के बीच के अंदर यहाँ पर एक पथ का काम करता है, रास्ता प्रदान करता है। फिर अपन बात करेंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र की, ठीक है। यह मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का समूह है। जो मस्तिष्क है उसे जो तंत्रिका निकल रही है, ठीक है, वो परिधीय है, और मेरुरज्जु जो है उससे जो तंत्रिका निकल रही है वो है परिधीय, ठीक है। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को जाने वह वहां से आने वाले संदेशों को पहुंचाने का काम करता है। जैसे अपना हाथ है यहाँ पर, तो हाथ से संदेश को ले जाना पहले कहाँ जाएगा, इस परिधीय तंत्रिका के पास, परिधीय से मेरुरज्जु के पास, और मेरुरज्जु से मस्तिष्क के पास, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये परिधीय तंत्रिका की बात कर रहा है, जो अपने हाथों में पैरों में है ना, ये तंत्रिका वो जाल बिछा हुआ है, चाहे अपने शरीर के कहीं भी किसी भी अंग पर आप नुकीली चीज अपन चुभोते हैं तो तुरंत अपन को दर्द का आभास होता है। क्यों, क्योंकि हमारी त्वचा के नीचे जो मांसपेशियों के अंदर ये तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं, तंत्रिका तंत्र का पूरा जाल बिछा हुआ है। देखा है अपन ने ऊपर एक डायग्राम में देखा था, जो सबसे पहले देखिए यहाँ ये रहा, ये तंत्रिकाओं का जाल, ये तंत्रिका कोशिकाएं हैं, है ना, बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं हैं, ये आपस में जुड़ी हुई हैं, तो ये पाया जाता है, ये परिधीय तंत्रिका तंत्र का भाग है। चलिए फिर अपन बात करते हैं परिधीय के अंदर। यह तंत्र
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बाहर कार्य करता है, तो इसे परिधीय तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। और इसके दो प्रकार हैं, कायिक तंत्रिका, ठीक है, दूसरा स्वायत्त तंत्रिका। तो पहले अपन कायिक की बात करेंगे। यह तंत्र उन क्रियाओं को संपादित करने में मदद करता है जो हम अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं। जैसे हाथ पैर को हिलाना, तो अपनी इच्छा अनुसार अपने अंगुलियों को मोड़ रहे हैं, तो ये कायिक तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। केंद्रीय तंत्र इस तंत्र के सारे ही बाह्य उत्तेजनाओं, प्रतिक्रिया और मांसपेशियों के कार्य को संपादित करता है। दूसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त यानी कि ऑटोनोमिक, ऑटोनोमिक यानी ऑटोमेटिक, स्वतः अपने आप होने वाली क्रियाएं, ठीक है। यह तंत्र उन अंगों की क्रियाओं का संचालन करता है जो व्यक्ति की इच्छा में नहीं है, यानी स्वतः होता है, अनैच्छिक क्रियाएं, है ना वो, जैसे हृदय, फेफड़े, अंतःस्रावी ग्रंथियां, है ना, जो हार्मोन छोड़ती हैं, ये सारी क्रियाएं स्वतः तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होती हैं। यह तंत्र तंत्रिका के समूह की एक श्रृंखला होती है जिसमें शरीर के विभिन्न आंतरिक अंगों की तंत्रिका तंतु जुड़े होते हैं। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? अनुकंपी और परानुकंपी। पहले अपन बात करेंगे अनुकंपी की और परानुकंपी की। यहाँ एक अंतर कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अनुकंपी और परानुकंपी तंत्र में अंतर लिखिए। तो देखते हैं अपन क्या अंतर है। यह तंत्र व्यक्ति की में सतर्कता नहीं, अपने सचेत करना, ठीक है ना, सतर्क करना, अलर्ट करना तथा उत्तेजना को नियंत्रित करता है। यह तंत्र व्यक्ति के शरीर को आपातकालीन परिस्थितियों में अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे अपन कभी किसी संकट में होते हैं, घबरा जाते हैं, है ना, किसी भय या डर की स्थिति में होते हैं, तो उसे अपन आपातकालीन परिस्थिति कहेंगे, डर के समय, ठीक है ना। तो उस समय हमारे शरीर को जो ऊर्जा मिलती है वो कौन देगा? ये अनुकंपी तंत्रिका तंत्र देगा। तो आपातकालीन परिस्थितियों में क्या होता है, अपन जब डरते हैं तो हृदय की गति तेज हो जाती है। अरे हमारी हृदय की धड़कन जो है ना वो बढ़ जाती है डर के समय। श्वास गति यानी कि अपनी सांसें भी तेज हो जाती हैं। तो इनको बढ़ाना, ये क्रियाएं कौन कंट्रोल करता है? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र करता है। तो आपातकालीन परिस्थितियों में हृदय की गति को तेज करना, श्वसन दर को बढ़ाने का काम अनुकंपी तंत्रिका तंत्र द्वारा किया जाता है। दूसरा है प्राणुकंपी तंत्रिका तंत्र। यह ऊर्जा का संचय करता है, यानी कि ये ऊर्जा को बचाता है, स्टोर करता है, ऊर्जा का संग्रहण करता है। कब? जब हम विश्राम अवस्था में है, ठीक है ना, ऊर्जा का संचय करता है। और यह आंख की पुतली को सिकोड़ने का काम करता है। हमारी आंखों में जो पुतली है उसको, पुतली को संकुचित करने का काम करता है। तथा लार व पाचक रसों के अंदर वृद्धि करता है। हमारे जो लार है, पाचक रस है, एंजाइम्स हैं, उनकी मात्रा को बढ़ाता है। यह आंख की पुतली वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि आंख की पुतली को सिकुड़ने का काम कौन करता है? प्राणुकंपी तंत्रिका तंत्र। अब अपन बात करेंगे, देखिए अपने शरीर के अंदर जो, जैसे मान लीजिए ये हाथ का, ये अंगुलियां मैंने बनाई इस प्रकार से, रफ डायग्राम बना रहे हैं अपन, है ना। ये अंगूठा हो गया मान लीजिए यहाँ पर। तो ये यहाँ पर एक तंत्रिका कोशिका है ये, ठीक है, ये मैंने तंत्रिका कोशिका बना दी, एक तंत्रिका कोशिका ये रही। इसके पीछे यहाँ पर दूसरी तंत्रिका कोशिका और जुड़ी होती है, ठीक है। फिर तीसरी तंत्रिका कोशिका और जुड़ी होती है। तो ये आपस में बहुत सारी तंत्रिका कोशिका जुड़ करके पूरा एक नेटवर्क बनाती हैं, एक जाल बनाती हैं, ठीक है। तो संदेश को यहाँ से, अंगों से मस्तिष्क तक लेके जाती हैं। तो ये जो एक तंत्रिका कोशिका है, उस एक तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है इसमें? तंत्रिका कोशिका या तंत्रिक कोशिका तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। देखिए अपनी इस बुक के अंदर 3-4 इकाई है, यूनिट है। तो एक तो मानव शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। और अपने एक वीडियो में पढ़ा था, उत्सर्जन तंत्र के अंदर नेफ्रॉन या वृक्काणु जो है वो वृक्क की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। उसी प्रकार से तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन होती है? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन, इंग्लिश में इसको न्यूरॉन कहते हैं, जिसके द्वारा यह तंत्र शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश भेजता है, ठीक है। ये तंत्रिका कोशिकाएं शरीर में लगभग हर उत्तक, हर अंग के अंदर है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को जोड़कर रखती हैं। आगे लिखा है, तंत्रिका कोशिकाएं शरीर के बाहर से अथवा भीतर से उद्दीपनों को ग्रहण करती हैं, ठीक है। ये कोशिकाएं उद्दीपनों को ग्रहण करती हैं। आवेगो संकेतों के माध्यम से उद्दीपन एक से दूसरी तंत्रिका कोशिका में अभिगमन करते हुए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचता है। देखिए समझेंगे इसको कैसे। जैसे मान लीजिए ये अपना, ये हाथ की अंगुलियां मैंने बनाई, ये हाथ है मनुष्य का, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए ये तंत्रिका कोशिका, ये जो ना, ये तंत्रिका कोशिका, ये मैंने इसका डायग्राम बना दिया कि एक तंत्रिका कोशिका यहाँ ऐसे है, ठीक है। दूसरी तंत्रिका कोशिका इसके पीछे और जुड़ी हुई है। तो यहाँ से अपनी जो, यहाँ एक तंत्रिका कोशिका और है,
तो ये संदेश इधर से ग्रहण करेगी, यानी कि इधर से जो दुर्माशय लिखा है यहाँ से संदेश ग्रहण होगा और ये इस कोशिका के तंत्रिका कोशिका में यहाँ पहुंचेगा। उसके पश्चात यहाँ पीछे और इस प्रकार से ऐसे ही तंत्रिका और जुड़ी है, ठीक है। और उसके अंदर ये भाग जो है ना मैंने बनाया, ये भाग ये है, ऐसा ही तंत्रिका कोशिका एक और है। ये एक तंत्रिका कोशिका हो गई पूरी, ये वाली, ये दूसरी तंत्रिका कोशिका, और उसके पीछे फिर जो है आगे ये ऐसे मैंने बना रखे हैं यहाँ पर सिनेप्टिक पुट्टिकाएं ये बना दी, और आगे पीछे और तंत्रिका और होती हैं। तो ये जो है इस प्रकार से एक तंत्रिका कोशिका दूसरी तंत्रिका कोशिका से जुड़ी होती है। तो संदेश एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, फिर अगली कोशिका में और आगे कोशिका में पहुंचता पहुंचता यहाँ से कहा मेरुरज्जु के पास और मेरुरज्जु से मस्तिष्क तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो क्या बता रहा है, ये इसमें बता रहा है कि केंद्रीय तंत्र से प्राप्त प्रतिक्रिया संदेशों को वापस, और जो मस्तिष्क के पास संदेश पहुंचा है उसको वापस भी उस अंग तक लाने का काम करती हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन ये बनता है, देखिए 3 नंबर का छोटा क्वेश्चन जो है वो ये बन जाता है कि न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इसमें चित्र तो 2 नंबर का आएगा और इसका वर्णन 3 नंबर का अपन को करना है, और इसमें 3 ही भाग हैं। तो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के 3 भाग होते हैं, कौन कौन सा? एक तो इसमें होता है ये रहा कोशिका काय। कोशिका काय क्या कहते हैं इसको? कोशिका काय, अंग्रेजी में इसको साइटोन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? साइटोन, ठीक है ना। तो ये याद कर लीजिएगा, इस भाग को साइटोन भी कहा जाता है। कोशिका काय में केंद्रक होता है, देखिए ये रहा केंद्रक, है ना। ये कोशिका काय, ये भाग ये वाला, ठीक है, कोशिका काय, इसमें एक केंद्रक होता है। तथा प्रारूपिक कोशिकांग, इसमें छोटे छोटे और कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ये कोशिकांग भी पाए जाते हैं। इसमें देखो छोटे छोटे कण भी पाए जाते हैं। इन कणों को क्या कहते हैं? निशेल ग्रेन्यूल, है ना। निशेल के कण है, ग्रेन्यूल का होता है कण है, छोटे छोटे कण है, अंग्रेजी में ग्रेन्यूल कहते हैं कणों को, तो निशेल कण कहते हैं इनको, ठीक है। कोशिका द्रव्य में अभिलाक्षणिक अति अभिरंजित निशेल ग्रेन्यूल पाए जाते हैं, ठीक है, निशेल के कण पाए जाते हैं। दूसरा भाग है इसका दुर्माशय, जिसको डेंड्रोन कहते हैं। क्या भाग है? दुर्माशय। देखिएगा ये रहा दुर्माशय डेंड्रोन। ये जो कोशिका काय वाला भाग है, इससे इस प्रकार से निकले हुए ना ये जो आपको दिख रही है संरचना है ना, ये इनका नाम है क्या है? दुर्माशय या डेंड्रोन, ठीक है। ये साइटोन और ये डेंड्रोन। चलिए दुर्माशय की बात करते हैं। ये कोशिका काय से निकले छोटे तंतु होते हैं, जो कोशिका काय की शाखाओं के तौर पर पाए जाते हैं, है ना। जिस प्रकार से पौधे की शाखाएं होती हैं, टहनियां होती हैं, वैसे पाए जाते हैं। ये तंतु उद्दीपनों को कोशिका काय की ओर भेजते हैं। देखो उद्दीपन यानी कि संदेश को, जो सर्दी गर्मी धूप जो भी संदेश है कहाँ भेजेंगी? ये जो है दुर्माशय, ये संदेश को कहाँ भेजेंगी? इस कोशिका काय के पास भेजेंगी, है ना। और ये कोशिका काय से संदेश कहाँ जाएगा? इस तंत्रिकाक्ष में जाएगा, और तंत्रिकाक्ष से कहाँ जाएगा? ये सिनेप्टिक पुट्टिकाएं जो है यहाँ पहुंचेगा, और इसके पीछे उसी प्रकार से दूसरी और तंत्रिका कोशिका जुड़ी हुई है, उसके दुर्माशय में पहुंचेगा, उसके दुर्माशय से फिर कोशिका काय में पहुंचेगा, और फिर ये तंत्रिकाक्ष में होता हुआ आगे, और इस प्रकार से आगे आगे मेरुरज्जु तक, और मेरुरज्जु से मस्तिष्क तक पहुंचता है, ठीक है। और वापस ये संदेश आता है मेरुरज्जु के पास, है मेरुरज्जु से तंत्रिका कोशिकाओं के उस अंग तक पहुंचता है, और हम वो प्रतिक्रिया करते हैं। ज्यादा गर्म वस्तु हो तो हाथ हटा लेते हैं, है ना। तो ये इसकी बात कर रहा है। देखिएगा आगे क्या लिखा है? तंत्रिकाक्ष, तीसरा भाग। तीसरा भाग कौन सा है तंत्रिकाक्ष वाला? ये इस भाग की बात कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक वाली, ठीक है। अंतिम भाग इसकी सिनेप्टिक पुट्टिकाएं कहलाती हैं। चलिए अपन बात करते हैं तंत्रिकाक्ष की, जिसको एक्सोन कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एक्सोन। यह लंबा बेलनाकार प्रवर्ध है, जो कोशिका काय के एक हिस्से से शुरू होकर धागेनुमा संरचनाएं बनाता है, शाखाएं बनाता है। देखो अंत में इसके शाखाएं जो है धागेनुमा शाखाएं, ये आपको दिख रही हैं, ये वाली इनकी बात कर रहा है, ठीक है ना। ये बना रहा है। फिर तंत्रिकाक्ष की प्रत्येक शाखा एक स्थूल संरचना का निर्माण करती है, जिसे यानी कि अवग्रथनी गुंडी या सिनेप्टिक नोब, इसको अंग्रेजी में याद कर लीजिएगा आप, सिनोप्टिक नोब कहते हैं। नोब कहते हैं गुंडी को, के एन ओ बी, नोब माने होता है गुंडी, गुंडी नुमा संरचना है, जैसे यानी कि यहाँ से फुली हुई संरचना है अंत में भागा नहीं, ये सिनेप्टिक नोब में सिनेप्टिक पुट्टिकाएं पाई जाती हैं, इसमें सिनेप्टिक पुट्टिकाएं पाई जाती हैं। सिनेप्टिक पुट्टिकाओं में न्यूरोट्रांसमीटर नामक पदार्थ पाए जाते हैं, और इसके अंदर क्या भरा होता है? न्यूरोट्रांसमीटर नामक, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, न्यूरोट्रांसमीटर नामक पदार्थ पाया जाता है किनके अंदर? इन सिनेप्टिक पुट्टिकाओं में, ठीक है। जो तंत्रिका आवेगों के संप्रेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी कि जब ये संदेश एक तंत्रिका कोशिका से, यहाँ जैसे मान लीजिए ये सिनेप्टिक पुट्टिका है और यहाँ दूसरी तंत्रिका कोशिका का ये डेंड्रोन्स जुड़े हुए हैं, तो ये संदेश यहाँ इस कोशिका से इस कोशिका में पहुंचेगा,
ठीक है ना। तो इस संदेश को पहुंचाने का काम, संप्रेषण का काम कौन करते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर करते हैं। तंत्रिकांश के माध्यम से आवेग न्यूरॉन से बाहर निकलते हैं, ठीक है, तथा न्यूरॉन के दुर्माशय से दूसरे न्यूरॉन के तंत्रिकांश के मिलने वाले स्थान को संधि स्थल या सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक तंत्रिका कोशिका ये रही आगे ना, इस प्रकार से तंत्रिका कोशिका, ठीक, ये यहाँ पूरी खत्म हो गई। ये दूसरी तंत्रिका कोशिका है, ठीक है, ये यहाँ पर इस प्रकार से। तो यहाँ पर एक तंत्रिका कोशिका का ये भाग दूसरी तंत्रिका कोशिका के इस भाग से जुड़ा होता है, यानी कि ये इसका अंतिम जो भाग है सिनेप्टिक नोब, ये दूसरे तंत्रिका कोशिका के इस डेंड्रोन से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ जो संधि स्थल है, जो जोड़ है, उस जोड़ को क्या कहते हैं? संधि स्थल को ही सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, चलिए अपन आगे बात करते हैं तंत्रिका तंत्र की कार्य की। किस प्रकार से क्रिया काम करता है तंत्रिका तंत्र? कई तंत्रिकाएं मिलकर कड़ीनुमा संरचना, जैसे मैंने बताया ना कि एक तंत्रिका कोशिका ये है, ठीक है, दूसरी तंत्रिका कोशिका इसके आगे और जुड़ी है, फिर तीसरी और जुड़ी है, तो ये आगे से आगे कड़ियां बनाती हैं जो शरीर के विभिन्न भागों को मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु के साथ जोड़ता है। संवेदी तंत्रिकाएं बहुत से उद्दीपनों को, जैसे आवाज, आवाज को कौन ग्रहण करेगा? हमारे कान ग्रहण करेंगे, है ना, संवेदी अंग है। रोशनी, आंखें, स्पर्श त्वचा द्वारा आदि प्रतिक्रिया करते हुए उन्हें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाते हैं, यानी मस्तिष्क तक पहुंचते हैं संदेश। यह कार्य विद्युत रासायनिक आवेग, इसके लिए एक विद्युत रासायनिक आवेग उत्पन्न होता है, ठीक है, इसे तंत्रिका आवेग भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? तंत्रिका आवेग, क्योंकि तंत्रिका कोशिकाओं में आवेग उत्पन्न हो रहा है तो तंत्रिका आवेग कहेंगे। यह तंत्रिका आवेग ही उद्दीपनों को संवेदी अंगों, जैसे त्वचा, ये संवेदी अंगों के नाम आगे देखिएगा कौन कौन से हैं। त्वचा है, जीभ है, नाक है, आंखें और कान, ये 5 संवेदी अंग है, से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक प्रसारित करते हैं। और आगे तंत्रिका आवेग दुर्माशय से तंत्रिका तक पहुंचते पहुंचते कमजोर पड़ जाते हैं। देखिए दुर्माशय वाला भाग कौन सा था? ये जो अपने डेंड्रोन्स पढ़ा था ना भी, ये वाला भाग, ठीक है, ये फिर ये यहाँ पर ये कोशिका काय वाला भाग है ना। तो ये देखिए इसको अपन डायग्राम से देखते हैं, ये रहा, यानी कि यहाँ से अपन ने, जैसे मान लीजिए अपना ये हाथ है, हाथ की अंगुली है, तो ये हाथ की अंगुलियों के अंदर ये दो दुर्माशय है, ये यहाँ किनारे पे होता है। तो यहाँ से अपने किसी वस्तु को छुआ तो संदेश कहाँ जाएगा? दुर्माशय के पास, दुर्माशय से ये कोशिका काय वाले भाग के पास जाएगा और यहाँ से तंत्रिकाक्ष में होता हुआ सिनेप्टिक पुट्टिकाओं तक पहुंचेगा। तो ये जो आवेग है, जो संचरण हो रहा है इसका, ये धीमा पड़ जाता है, यानी कि यहाँ से यहाँ जब पहुंचता है तो क्या हो जाएगा? इसकी स्पीड कम हो जाएगी, ये आवेग धीमा पड़ जाता है। परंतु यहाँ पर जो सिनेप्टिक पुट्टिकाएं हैं उनके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ भरा होता है, अभी अपने पढ़ा था, वो न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेगा? इस आवेग को बढ़ा देगा, वापस इसकी स्पीड को तेज कर देता है। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर का कार्य की बात कर रहा है। देखते हैं अपन क्या लिखा है इसमें। तंत्रिका आवेग दुर्माशय से तंत्रिका तक पहुंचते पहुंचते कमजोर पड़ जाते हैं। ऐसे शिथिलन आवेगों को संधि स्थल पर अधिक शक्तिशाली बनाकर आगे बढ़ाने का कार्य कौन करता है? न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर का कार्य यदि पूछा जाए तो क्या लिखेंगे कि तंत्रिका आवेग जो दुर्माशय से अपने उसको ग्रहण किया है और तंत्रिका तक पहुंचते पहुंचते कमजोर पड़ गया है ना, उन आवेगों को शक्तिशाली बनाने का काम कौन करता है? न्यूरोट्रांसमीटर करते हैं। केंद्रीय तंत्र से संचारित संचेतों को वापस चालक तंत्रिकाएं द्वारा जो संदेश को लेके गई है वो तो संवेदी तंत्रिकाएं हैं, और मस्तिष्क के पास, और मस्तिष्क से वापस लेके आएंगी वो कौन सी हैं? वो चालक तंत्रिकाएं, ठीक है ना। संवेदी और प्रेरक तंत्रिकाएं होती हैं। संवेदी संवेदना को लेके जाती है मस्तिष्क के पास, और जो लाती हैं वो चालक या प्रेरक तंत्रिकाएं होती हैं, द्वारा प्रसारित होते हैं और मांसपेशियों ग्रंथियों को सक्रिय करते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ आज मानव के तंत्रिका तंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त की।